जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक इंसान हर दिन प्रगति की नई नई सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। खास करके साइंस के फील्ड में तो जितनी उन्नति हुई है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक प्राकृतिक नियमों के विपरीत कई बार ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं जिन पर इंसानी दिमाग को सहज में विश्वास नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी ये सब होता रहता है। अब ऐसी घटनाओं के लिए कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होने की वजह से इनको अलौकिक या रहस्यमय की श्रेणी में रख दिया जाता है और ये घटनाएं दुनिया के हर हिस्से में समय समय पर घटती रहती हैं। तो आइए आज जानते हैं ऐसी ही कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाओं के बारे में। कुछ साल पहले एक इंग्लिश हिस्टोरियन ने टीपू सुल्तान की बायोग्राफी लिखी थी। उसमें उसने टीपू सुल्तान की डायरी के कुछ ऐसे हिस्से प्रकाशित किए थे जिनको पढ़कर ये कन्फर्म हो जाता है कि टीपू सुल्तान को समय समय पर सपनों के माध्यम से भविष्यवाणियां मिलती रहती थीं। उसे इन भविष्यवाणियों पर बहुत गहरा विश्वास भी था। ये डायरी आज भी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इस डायरी के अनुसार एक रविवार के दिन टीपू ने स्वप्न में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में कांच का एक चमचमाता हुआ ढेला लेकर उसके पास आया है और कह रहा है, सलेम के पास ऐसे कांच की खदान है पहाड़ के पास। और जब टीपू ने सलेम के पास उस खदान की खोज कराई तो वो वाकई में एक पहाड़ के पास निकली। मोहम्मद के खुशरबी के महीने के पहले दिन टीपू ने एक सपने में अपने दुश्मन मोहम्मद अली को मरते हुए देखा। ये सपना भी कुछ दिनों बाद सच्चा साबित हुआ। जुमादी महीने के तीसरे दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके सामने चांदी की 3 प्लेटों में उन्हीं के बाग की ताजी और रसीली खजूरें रखी हुई थीं। इस सपने का मतलब उन्होंने ये लगाया कि उनको जल्दी ही अपने 3 विद्रोही सरदारों की सारी संपत्ति मिल जाएगी। और वाकई उनका ये सपना और इस सपने की ये व्याख्या दोनों ही सच निकले और आगे चलकर उन्हें उन तीनों सरदारों की सारी संपत्ति मिल गई। इनमें से एक सरदार था निज़ाम अली, जो इस सपने के तीसरे दिन ही मारा गया था और उसकी सारी संपत्ति टीपू ने फौरन अपने कब्जे में कर ली थी। सन 1218 में जब टीपू फर्रुखी के इलाके से अपनी सेना के साथ लौट रहे थे तो उन्होंने सपना देखा कि चीन देश के बादशाह के कुछ दूत उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने टीपू सुल्तान को एक सफ़ेद हाथी भेंट में देते हुए कहा, चीनियों ने सिकंदर और हुजूर आला के अलावा किसी और को आज तक सफ़ेद हाथी भेंट में नहीं दिया है। इस सपने का मतलब टीपू सुल्तान ने ये लगाया कि वो सिकंदर के समान ही महान योद्धा और विजेता है और इसी बात पर यकीन करके उन्होंने यूरोपियंस पर आक्रमण करके उनको एक बड़े युद्ध में हराया। बुस्साद के हैदरी महीने के 21वें दिन तुंगभद्रा के पास उन्होंने सपने में देखा कि कयामत का दिन आ पहुंचा है। तभी एक हट्टे कट्टे अरब ने टीपू सुल्तान का हाथ थामकर उनसे पूछा, मैं मुर्तजा अली हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि वे आपके बिना बहिश्त में कदम नहीं रखेंगे। इस सपने के बाद तो टीपू की महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई। उन्हें लगा कि वे अजेय हैं। उन्होंने मराठों से लड़ाई छेड़ दी और उस लड़ाई में भी विजयी हुए। रहमानी महीने के 25वें दिन टीपू को सपने में दिखाई पड़ा कि हज़रत मोहम्मद साहब ने उन्हें एक के बाद एक 3 पगड़ियाँ देते हुए फरमाया, इन्हें सिर पर पहनो। इस सपने का अर्थ उन्होंने ये लगाया कि अल्लाह और उनके पैगंबर ने उन्हें सारी दुनिया की बादशाहत अता की है और वे निज़ाम को भारत से निकालने के तरीके ढूंढने लगे। और इस तरह टीपू सुल्तान अपने सारे जीवन में सपनों के खास अर्थ लगाकर भविष्यवाणियों से अपना मार्गदर्शन करते रहे। ऐसी ही एक और घटना जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती घटी थी चीन में। मूंगे जैसे होठों, मोती जैसे दांतों और बेपनाह खूबसूरती की मलिका याओ सियू या अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार मुस्कुराई थी और उसकी इस मुस्कुराहट ने पूरी सल्तनत, शहंशाह और खुद उसका विनाश कर दिया। ये एक चीनी सुंदरी थी जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे एशिया में फैले हुए थे। 300 थान कपड़े के बदले उसकी 2.5 माह से शहंशाह ने उसे खरीदा था। वो कभी भी मुस्कुराती नहीं थी। उसकी खूबसूरती के दीवाने बने शहंशाह ने अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे अपनी सल्तनत की महारानी बना दिया। शहंशाह ने उसके लिए संसार के सारे सुख पेश कर दिए। रेशम के कपड़े को फाड़ते समय जो आवाज़ निकलती है वो उसे बहुत पसंद थी और इसीलिए महंगे रेशम के 100 कपड़े उसके लिए रोज़ फाड़े जाते थे। इतना कुछ करने के बाद भी उसके चेहरे की उदासी मिटती नहीं थी।
दरबारी मसखरे भांड अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं ला सके। आखिरकार शहंशाह ने ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति जो महारानी के चेहरे पर सिर्फ एक बार मुस्कान लाने में सफल होगा, उसे राजा की तरफ से सोने की 1000 छड़ें इनाम में दी जाएंगी। और ये इनाम मिला कुआ शीफू को, जो दरबार में ही एक मंत्री था। उसने अफवाह फैला दी कि सरहद पर दुश्मनों ने हमला किया है और सेना को उससे निपटने के लिए भेज दिया गया। सीमा पर दुश्मन को ना पाकर निराश सेना वापस लौट आई। सैनिकों के चेहरे पर असफलता का विषाद भाव देखकर पहली बार याओ सियुया के होठों पर एक मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई। लेकिन थोड़े समय बाद मंगोल सेना ने वाकई में चीन पर धावा बोल दिया। सेना ने इसे पहले की तरह अफवाह समझकर कोई भी कदम नहीं उठाया और मंगोल बिना लड़े ही देश पर कब्जा कर गए। सल्तनत भी गई, शहंशाह भी मारे गए और निराश याओ सियुया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसी की तरह एक रहस्यमयी झील भी है जो आज तक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगा कि देश की उत्तर पूर्व सीमा के पास एक ऐसी रहस्यमयी झील है जिसे अ लेक ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। आज तक इस झील के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। इस झील के आसपास का इलाका वीरान और बंजर है, यहाँ तक कि दूर दूर तक पशु पक्षी तक नजर नहीं आते। इस जगह के आसपास रहने वाले लोकल लोगों का कहना है कि कभी कभी आधी रात के समय यहाँ अजीब सी अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। ये बात उस समय की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिनों में अंग्रेज़ों और जापानियों के संघर्ष के समय जापानी पूरे असम पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जापानियों की इस चाल को असफल करने के लिए अंग्रेज़ों ने काफ़ी बड़ी फौज की टुकड़ियाँ इसी रास्ते से बर्मा की तरफ भेजीं। इसमें तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी थीं। लेकिन अचानक ही पूरा का पूरा काफिला पांगूस दर्रे के पास पहुंचते ही गायब हो गया। दूसरी तरफ जापानियों की तरफ से जो फौजें असम पर कब्जा करने के लिए भेजी गई थीं, वो भी इसी झील के पास पहुंचते ही अचानक गायब हो गईं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों तरफ की पूरी फौजें आखिर गईं तो गईं कहाँ। दोनों तरफ से अपनी अपनी फौज के गायब होने के कारणों की खोज की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली और इसीलिए इस झील का नाम अ लेक ऑफ नो रिटर्न पड़ गया। लापता सैनिकों की खोज में जो हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, उनके चालकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये झील एक बड़ी दलदल जैसी नज़र आती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस झील के फ़ोटो लेने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कभी भी सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि इस झील से कुछ विचित्र अज्ञात किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म पर फोटो आने से रोक देती हैं। इस झील के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि शायद अंतरिक्ष के कुछ प्राणियों ने यहाँ अपना संचार केंद्र स्थापित किया है और वे प्राणी नहीं चाहते कि कोई यहाँ पहुँचकर इसके फ़ोटो लेकर किसी तरह की जानकारी प्राप्त कर सके, और इसीलिए ये झील अंग्रेज़ों और जापानियों की सेनाओं के लापता होने के समय जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही आज भी बनी हुई है। अब बात करते हैं हिटलर के बारे में। सन 1931 में जब हिटलर को कोई जानता भी नहीं था, लुई द वॉल नाम के एक हंगरी निवासी ने उसकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि वो भविष्य में जर्मनी का सर्वेसर्वा बनेगा और जर्मन साम्राज्य को बढ़ाएगा। हिटलर उसकी इस भविष्यवाणी से इतना खुश हुआ कि उसने वॉल का परिचय विलियम क्रॉफ्ट से करवाया, जो आगे चलकर उसका मेन ज्योतिषी बना। ये दोनों मिलकर हिटलर को राय देते रहे और हिटलर उनकी राय के अनुसार चलकर आगे ही आगे बढ़ता रहा। कुछ ही सालों में पूरी दुनिया उसके नाम से वाकिफ हो गई। उसने अपने पड़ोसी देशों को रौंद कर जर्मन एम्पायर को काफ़ी बढ़ाया। हंगरी के पतन के बाद वॉल को इतना सदमा लगा कि वो जर्मनी छोड़कर इंग्लैंड आ गया। वो जानता था कि जल्दी ही हिटलर का पतन शुरू हो जाएगा और विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाले जर्मनी को घुटने टेकने पड़ेंगे। इंग्लैंड आकर वॉल ने अपनी सेवाएं चर्चिल को देना शुरू कर दिया, जो प्रधानमंत्री होने के नाते ब्रिटेन के युद्ध का संचालन कर रहे थे। चर्चिल जानते थे कि बिना अपने ज्योतिषियों से राय लिए हिटलर कोई बड़ा हमला नहीं करता, तो अगर उसके ज्योतिषियों में से एक को अपनी तरफ कर लिया जाए तो हिटलर की युद्ध योजना का पहले से ही पता लग सकता है। यही सोचकर चर्चिल ने ब्रिटेन के युद्ध मंत्रालय में एक ज्योतिष विभाग खोल दिया और वॉल को उसका प्रधान बना दिया। अब वॉल के बताए हिसाब से ब्रिटेन ने बाकायदा जर्मनी से ज्योतिष युद्ध आरंभ कर दिया,
लड़ाई शुरू होने से कुछ समय पहले ही वॉल ने उस टाइम के विदेश सचिव लॉर्ड हैलिफैक्स को बता दिया था कि लड़ाई किस तारीख को शुरू होगी और किस तरह 1 महीने के अंदर ही हिटलर पोलैंड को ले लेगा। लड़ाई वॉल द्वारा बताई गई तारीख से 3 दिन पहले शुरू हुई और सचमुच हिटलर ने उसके 1 महीने के अंदर ही पोलैंड को अपने अधिकार में ले लिया। चर्चिल को वॉल की वे सारी भविष्यवाणियां याद थीं और जिनको बाद में उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी जगह दी। हमारी अगली घटना है सन 1890 की, जब लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। वो कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड में छुट्टी पर गए। उनका एक खास दोस्त आयरलैंड में रहता था, इसलिए उन्हें दिनों में उन्होंने आयरलैंड जाने के लिए भी टाइम निकाल लिया। जब दोस्त को ये खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्त के रहने का इंतज़ाम पड़ोस के एक बढ़िया होटल में कर दिया ताकि उसे कोई असुविधा ना हो। लॉर्ड डफरिन के सोने का इंतज़ाम काफ़ी बढ़िया किया गया था। जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया था उसकी खिड़की में से हरा भरा बगीचा दिखाई देता था। मौसम भी सुहावना था, लेकिन उस दिन बहुत रात बीत जाने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। परेशान होकर वो बिस्तर से उठे और कमरे में चहलकदमी करने लगे। इतने में अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे उनकी मेज़ पर रखे हुए जरूरी कागज बिखर गए। कहीं आंधी तो नहीं चल रही, ये देखने के लिए उन्होंने खिड़की में से बाहर की तरफ झांका। बाहर आंधी तो नहीं थी, लेकिन बगीचे में खड़ा एक भयानक आदमी पीठ पर ताबूत लादे हुए था। वो बहुत ही डरावना लग रहा था और लगातार लॉर्ड डफरिन की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। लॉर्ड हैरान थे। उन्होंने पास के कमरे में सोए नौकर को जगाया और टॉर्च लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां वो आदमी खड़ा था। उनके हाथ में रिवॉल्वर था। अब उन्होंने क्या देखा कि उस जगह पर ताबूत तो खड़ा था, लेकिन उसे लादने वाला वो आदमी गायब था। डरे हुए होने पर भी वो किसी तरह से सो गए। दूसरे दिन वो अपने दोस्त के यहाँ गए और उन्हें सारी बात बताई। तब उन्हें पता चला कि पास के कब्रिस्तान के प्रेतों द्वारा ऐसे उत्पात अक्सर किए जाते रहते हैं। दिन भर घूमने के बाद रात को लॉर्ड डफरिन फिर अपने होटल पहुंचे। संयोगवश लिफ्ट ऊपर ले जाने वाला व्यक्ति वही रात वाला भयानक व्यक्ति ही था। वे डर के मारे घबरा गए और उसके साथ लिफ्ट में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि लिफ्ट चलाने वाला उन्हें साथ चलने के लिए काफ़ी आग्रह करता रहा, लेकिन लॉर्ड उसके साथ नहीं गए। आखिरकार हार कर उसने लिफ्ट चला दी। लिफ्ट जब 5वीं मंजिल पर पहुंची तो अचानक उसका केबल बीच से टूट गया और एक जोरदार धमाके के साथ लिफ्ट नीचे गिर गई। उसमें सवार सभी 22 व्यक्ति मारे गए। होटल मालिक से इस लिफ्ट चालक के बारे में पूछा गया तो वो भी इतना ही बता सका कि उनका वो स्थायी लिफ्टमैन 1 दिन की छुट्टी पर गया था और उसकी जगह पर 1 दिन के लिए इस नए आदमी को रखा गया था, उसका नाम, पता और पहले का अनुभव देखने के बाद। लेकिन दुर्घटना के बाद वो भी वहां से गायब हो गया और ना ही उसका शव लिफ्ट में पाई गई लाशों में मिला। लॉर्ड डफरिन को इस घटना की याद आजीवन बनी रही। वो यही सोचते कि अगर वो अनजान आदमी उन्हें उस रात दिखाई ना दिया होता तो वो भी अन्य लोगों की तरह लिफ्ट में प्रवेश कर जाते और मृत्यु के ग्रास बन जाते। वो ये बात कभी नहीं जान पाए कि वो ताबूत लादने वाला व्यक्ति उनका दोस्त और हितैषी था या कोई शत्रु। ये घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। अब आते हैं अगली घटना पर। सन 1488 में इंग्लैंड के यॉर्कशायर नगर में एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था एरिस लासाउथेल। जन्म के समय ही उसकी माँ की मौत हो गई और एक किसान औरत ने उसका पालन पोषण किया। जब इस लड़की को उस किसान के घर में लाया गया तो उसके घर में अचानक अजीब सी घटनाएं होने लगीं। कुर्सियां और स्टूल खुद खिसकने लगे, प्लेटें हिलने लगीं। कभी कभी घर वालों के लिए बना खाना ही गायब हो जाता। कुछ सालों के बाद ये घटनाएं अपने आप बंद हो गईं। जब वो लड़की कुछ बड़ी हुई तो वो जड़ी बूटियों से बनी सरल दवाओं से लोगों का इलाज करके उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर करने लगी। वो दवाओं के लिए कोई भी पैसा नहीं लेती थी। 24 साल का हो जाने पर शिप्टन नाम के एक बढ़ई से उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी होते ही उसका पति मर गया। बाद में वो पति के नाम को धारण करके मदर शिप्टन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाएं बताती थी और साथ ही अलग अलग बीमारियों का इलाज भी करती थी। दूर दूर से लोग उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए आते और उसके द्वारा की गई सारी भविष्यवाणियां सच निकलतीं। एक दिन उसके घर एक अपरिचित व्यक्ति भेष बदल कर आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया।
मदर शिप्टन ने अंदर से बिना उसे देखे ही उसका नाम लेकर उसे आवाज़ दी कि मुझे पता है कि तुमको फला फला पादरी ने ये बात पूछने के लिए भेजा है और तुम भेष बदल कर आए हो। पादरी द्वारा भेजा हुआ वो व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि उस औरत को उसके नाम और काम वगैरह के बारे में कैसे पता चल गया। मदर शिप्टन ने उसे बताया कि यॉर्कशायर का फला फला गिरजाघर नष्ट हो जाएगा, और कुछ समय बाद वो गिरजाघर वाकई में गिरकर नष्ट हो गया। मदर शिप्टन अपनी भविष्यवाणियाँ इंग्लिश में कविताओं के रूप में किया करती थीं। उन्होंने 400 साल पहले ही बता दिया था कि लंदन में महामारी के रूप में प्लेग फैलेगा और एक भयानक आग लगेगी जिससे बहुत नुकसान होगा और जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होगी। उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली। उन्होंने ये भी बताया कि सैकड़ों साल बाद लंदन में एक विशाल मकान बनाया जाएगा जो शीशे से बना होगा। लंदन का क्रिस्टल पैलेस इस भविष्यवाणी की सच्चाई का सबूत है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आज से 600 साल पहले मोटर कारों, इंजन, हवाई जहाज़ों और रेडियो के आविष्कार होने का भी विस्तार से वर्णन कर दिया था। सन 1587 में स्कॉटलैंड की रानी मैरी का सिर काटा जाएगा और विरोधियों के लीडर होंगे ओलिवर क्रॉमवेल। वहाँ पर सिविल वॉर भी होगा। एक बड़े देश की खोज होगी जिसका नाम होगा अमेरिका। ये सारी बातें भी उन्होंने बहुत पहले ही बता दी थीं। अपनी मौत की भविष्यवाणी भी उन्होंने पहले ही कर दी थी कि जब वो 73 साल की होंगी तब उनकी मृत्यु होगी। ये भविष्यवाणी भी सच निकली। आज भी लाखों लोग हर साल पहाड़ की गुफा में, जहाँ पर उन्होंने अपना जीवन बिताया था, उनके लिए श्रद्धांजलि प्रकट करने जाते हैं। हमारी अगली घटना है एक पेंटिंग की चोरी के बारे में। ये घटना हुई थी अप्रैल 1929 में। पेरिस के एक धनी व्यापारी पियरे दूबो ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर से करीब 10 लाख रुपए कीमत की एक बहुत ही दुर्लभ पेंटिंग अचानक गायब हो गई है। वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे वो पियरे के खास दोस्त थे। शिकायत मिलते ही उन्होंने अपने सबसे बढ़िया एजेंट पेंटिंग की खोज में लगा दिए, लेकिन कई दिनों तक लगातार खोज करने के बाद भी पुलिस उस पेंटिंग को नहीं खोज पाई। जिस कमरे में वो पेंटिंग टंगी थी उसमें किसी के भी जबरन प्रवेश करने या उंगलियों के या किसी भी तरह के कोई भी निशान नहीं मिले। कमरे के बाहर 24 घंटे पहरा रहता था और उसके दरवाजे और खिड़कियां हमेशा मजबूती से बंद रहते थे। अब 1.5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी पेंटिंग को कोई छिपाकर भी नहीं ले जा सकता था। तो आखिर वो गई तो गई कहाँ और कैसे गई? ये सवाल पुलिस के सामने एक समस्या और रहस्य बनता जा रहा था। कई दिन बाद एक दिन शाम को इस रहस्य पर थोड़ा प्रकाश पड़ा। पियरे दूबो के पुत्र कैप्टन मार्शल दूबो ने अफ्रीका के अल्जीरिया से एक तार भेजकर अपने पिता से पूछा, क्या वो पेंटिंग घर में है? कैप्टन मार्शल एक बड़े ही मशहूर चिकित्सक थे और फ्रेंच सरकार की सहायता से अल्जीरिया में फैले डिप्थीरिया रोग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये टेलीग्राम जब पियरे को मिला तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसके बेटे को इतनी दूर से ये कैसे पता चला कि वो पेंटिंग घर में नहीं है। लोकल पुलिस के अलावा और किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। पुलिस को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। पुलिस कमिश्नर को भी ये तार पढ़कर बड़ी हैरानी हुई। पियरे ने तुरंत अपने पुत्र को तार द्वारा सूचित किया, कलाकृति चोरी हो गई है, पुलिस तहकीकात कर रही है और उसे पूरी उम्मीद है कि पेंटिंग जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन अल्जीरिया के उस छोटे से गांव मरहम में कैप्टन दूबो को जब अपने पिता का वो तार मिला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस समय वो पेंटिंग उसकी आंखों के सामने मौजूद थी। उसने तुरंत अपने गांव के पोस्ट मास्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, मुखिया और एक दूसरे डॉक्टर को फ़ोन करके अपने घर बुलाया और उनके आने पर पूछा, सज्जनों, आप सामने दीवार पर क्या देख रहे हैं? सबने कहा कि वो अपने सामने एक बहुत ही असाधारण पेंटिंग को देख रहे हैं। मार्शल ने सबसे कहा, प्लीज़ इसे दीवार से उतार कर अपने हाथों में लीजिए और बताइए कि ये पेंटिंग ही है या कुछ और। मैं ये सवाल आपसे एक खास उद्देश्य से पूछ रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। सब ने पेंटिंग को दीवार से उतार कर बारी बारी से उसका अच्छी तरह निरीक्षण किया और कैप्टन को बताया कि पेंटिंग के असली होने और वहाँ मौजूद होने के बारे में उन्हें कोई संदेह नहीं है। अब मार्शल ने उन्हें बताया कि असल में सिचुएशन क्या है और उसने उनको क्यों बुलाया था। उसने उन सबको एक विचित्र घटना के बारे में भी बताया। उसने कहा, जब मैं पास के एक गांव से डिप्थीरिया का उन्मूलन करके लौट रहा था
तो गांव का मुखिया अब्दुल मेरा शुक्रिया अदा करने आया। बातों बातों में उसने आस्था द्वारा इलाज और सूक्ष्म शरीर के कई चमत्कारों के बारे में बताया। मैंने उसकी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ये कहा कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ। तब उसने कहा कि वो अपनी बातों को सिद्ध कर सकता है। मैंने उसकी इस बात को सुनकर भी अविश्वास से सिर हिला दिया। तब उसने कहा कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी इस प्यारी पेंटिंग को अपने सामने दीवार पर टंगे पाया। मैं ये देखकर हैरान था कि ये पेंटिंग पेरिस से यहाँ आ कैसे गई। कमरे में उपस्थित गांव के सब लोग, जो मार्शल की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मार्शल की ही तरह इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। मार्शल ने आगे कहा, पिछले कुछ दिनों से मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा था और घर के साथ याद आ रही थी ये बहुमूल्य पेंटिंग जिसे मैंने बड़े ही शौक से खरीदा था। अब अब्दुल ने मेरे मन की बात कैसे जान ली मैं कह नहीं सकता, लेकिन पेंटिंग को पेरिस से अल्जीरिया लाने के उसके इस चमत्कार को देखकर मैं सचमुच बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। उन चारों के चले जाने के बाद मार्शल ने अब्दुल को फिर बुलाया और उससे प्रार्थना की, मैंने आपका चमत्कार देख लिया और मैं इससे बहुत प्रभावित भी हूँ, लेकिन अब प्लीज़ इस पेंटिंग को वापस पेरिस भिजवा दीजिए। मेरे पिता काफ़ी परेशान हैं। अब्दुल ने मुस्कुराकर पूछा, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे वापस भेज सकता हूँ? जी हाँ, अब मैं वाकई कायल हो गया हूँ कि आप अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उसे वाकई पेरिस भिजवा सकते हैं। अब्दुल ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और दीवार से पेंटिंग गायब होकर फिर से पेरिस पहुंच गई। और अगले दिन मार्शल को अपने पिता का ये तार मिला। पेंटिंग फिर से अपनी जगह पर रहस्यमय तरीके से उसी तरह वापस आ गई है जिस तरीके से गायब हो गई थी। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। और अब आइए अंत में जानते हैं डॉक्टर जॉन के रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे में। अपने समय का माना हुआ भविष्यवक्ता, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष होने के बावजूद वो कभी भी ये साबित नहीं कर पाया कि वो झूठ नहीं बोल रहा। बहुत से लोग उसे दैवी पुरुष मानते थे। महारानी एलिजाबेथ I भी उनमें से एक थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा वे लोग थे जो डॉक्टर जॉन डी को एक धोखेबाज और झूठा मानते थे। लंदन के पास ही मार्टलेक गांव में एक गरीब देहाती के घर में जॉन का जन्म हुआ। दिन था 13 जुलाई 1527। जॉन छोटी उम्र से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। स्कूल से आने के बाद वो अकेले बैठकर पढ़ता रहता। उसकी मेहनत का ये परिणाम निकला कि उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही कैम्ब्रिज की परीक्षा पास कर ली। यूनिवर्सिटी में पहुंचकर जॉन का मन पढ़ने में पहले से भी और ज़्यादा लगने लगा और इसी मेहनत के बल पर एक दिन उसे 20 साल की उम्र में ही ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिल गई। लेकिन अब इसे संयोग कहें या कुछ और कि जॉन जैसा ब्रिलियंट युवक शिक्षा प्राप्त करते ही ज्योतिष विद्या के चक्कर में पड़ गया। ज्योतिष की बड़ी बड़ी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद वो यूरोप घूमने के लिए निकल पड़ा। यूरोप के हर देश में जाकर वो ज्योतिष ज्ञान पर भाषण देता। जब एक युवा लड़के के मुंह से लोग ऐसी गूढ़ बातें सुनते तो उन्हें बड़ा मजा आता। जॉन ने पूरे यूरोप में अपना सिक्का जमा लिया। बड़े बड़े ज्योतिषी उससे परामर्श करने के लिए आने लगे। इससे जॉन को अपने ऊपर विश्वास होने लगा। सन 1554 में उसने अपनी पहली भविष्यवाणी की और वो भविष्यवाणी ये थी कि महारानी ट्यूडर का शासन 4 साल के बाद समाप्त हो जाएगा। उस समय महारानी मैरी ट्यूडर ने देश के लोगों पर खूब अत्याचार करने शुरू कर रखे थे। उसके अत्याचारों से देश की जनता कांपती थी। जॉन ने महारानी के पतन की भविष्यवाणी कर डाली और महारानी ने तुरंत ही उसे बंदी बना लिया। उसके ऊपर लोगों को शासकों के विरुद्ध भड़काने का आरोप लगाया गया, लेकिन 1555 में उसे छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आते ही उसके श्रद्धालुओं ने उसे घेर लिया। कुछ लोग जॉन को इस बात पर मजबूर कर रहे थे कि वो अपना ज्योतिष का धंधा फिर से चलाए और नई नई भविष्यवाणियां करे। लोग महारानी के अत्याचारों से बहुत दुखी थे। हर तरफ निर्दोष जनता परेशान थी और त्राही त्राही कर रही थी। दुखी लोग जॉन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ समय के पश्चात जॉन ने नज़रबंद राजकुमारी एलिजाबेथ को कुछ पत्र लिखे। इनमें से एक पत्र में लिखा था, महारानी के अत्याचार सारी सीमाओं को पार कर गए हैं। उनका भविष्य यही बताता है कि ये अत्याचार का दौर उनके जीवन के अंत के साथ ही समाप्त होने वाला है। ये मेरी भविष्यवाणी है। इसके बाद मैं आपको कुछ और भविष्यवाणियां बताऊंगा। आप मेरे अगले पत्र का इंतज़ार करना। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था।
किस्मत का खेल देखिए कि किसी तरह से ही जॉन का ये पत्र महारानी के जासूसों के हाथ लग गया। दूसरे ही दिन जॉन को फिर से पकड़ लिया गया और उस पर काले जादू का आरोप लगाकर उस पर मुकदमा चलाया गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस दमन चक्र से भी डॉक्टर जॉन ना तो घबराया और ना ही उसने धैर्य छोड़ा। वो जेल में भी बहुत खुश रहता था, ना ही उसे अपने किए पर कोई पश्चाताप था। वो बार बार यही कहता था कि मैं तो सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर ही लोगों को बताता हूँ। भले ही देश के शासक मुझे देशद्रोही कहें या अपना शत्रु समझें, लेकिन मैं सच्चाई को दबा नहीं सकता, अपनी आत्मा की आवाज़ को मार नहीं सकता। जॉन की इस बहादुरी और स्पष्टता को देखकर रानी ने उसे फिर से छोड़ दिया। इसके बाद जॉन छोटी मोटी भविष्यवाणियां करके अपना काम चलाता रहा। उसके श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। भविष्य जानने को उतावले लोग उसके घर के बाहर लाइनें लगाकर खड़े रहते। और जब एलिजाबेथ महारानी बन गई तब तो डॉक्टर जॉन का सम्मान बहुत बढ़ गया। महारानी ने राजगद्दी पर बैठते ही जॉन को अपना ज्योतिषीय सलाहकार बना लिया और इसके साथ ही अपना गुप्तचर बनाकर दूसरे राजाओं के दरबारों में जा जाकर जासूसी करने का काम भी दे दिया। और यहाँ पर आपको ये बात और बता दूं कि डॉक्टर जॉन ही वो प्रसिद्ध जासूस थे जिनके नाम से 007 जेम्स बॉन्ड जासूस का नाम चला था। जासूसी साहित्य पढ़ने वाले लोग कभी भी जेम्स बॉन्ड के चरित्र को भूल नहीं सकते, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि ये इस प्रसिद्ध भविष्यवक्ता का ही उपनाम था। डॉक्टर जॉन को भविष्यवाणियों और रहस्यमयी बातों का बड़ा ही शौक था। वो कोई ना कोई नया काम करता ही रहता था। जासूसी के धंधे में उसे खास आनंद नहीं मिलता था, तो इसलिए वो पुरानी कब्रों को खोदता और उनमें से सड़े गले शवों को निकालकर उन पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता। इसके पीछे कारण ये था कि लोगों का भविष्य जानने के लिए भटकती आत्माओं का सहारा लिया जा सके। अब ये काम क्योंकि लीगल नहीं था, इसलिए इसे चोरी चोरी किया जाता था। एक बार ऐसा करते समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन महारानी का हाथ जिसके सिर पर हो उसे भला कौन कुछ कह सकता था। इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। और उन्हीं दिनों जॉन ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिससे सरकार चौंक उठी। ये भविष्यवाणी इस तरह थी: इंग्लैंड पर एक विदेशी शक्ति सागर के रास्ते से आक्रमण करेगी और फिर स्कॉटलैंड की रानी को मृत्युदंड मिलेगा। ये भविष्यवाणी पूरी तरह से सच निकली, जिससे जॉन का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। जॉन का एक सहायक था जिसका नाम था एडवर्ड कैली। वो प्रेतात्माओं से बातें करता था। इस तरह से वे दोनों मिलकर तांत्रिक का धंधा भी करने लगे थे। यानी भविष्यवक्ता के साथ साथ जॉन अब एक तांत्रिक भी बन चुका था। सन 1587 में उसका ये सहायक किसी कारणवश रूठकर उससे अलग हो गया। और हैरानी की बात ये थी कि एडवर्ड के चले जाने के तुरंत बाद ही जॉन की वो सारी तंत्र शक्ति भी खत्म हो गई। देवताओं और आत्माओं से बातें करने वाली जबान सदा के लिए बंद हो गई। और एडवर्ड के जाते ही जॉन बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह हो गया। इससे जॉन के भक्तों को बहुत बड़ा धक्का लगा। वे लोग उससे निराश हो गए और धीरे धीरे उसके श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी। जॉन ने जब देखा कि लोगों के मन में उसके लिए श्रद्धा कम हो रही है, तो उसे महसूस हुआ कि ये लोग कितने स्वार्थी हैं। जब तक वो इनके हाथों खिलौना बना इन्हें भूत प्रेतों की और भविष्य की बातें सुनाता रहा, तब तक वो सब उसकी पूजा करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा कि वो इनके मन की नहीं कर सकता, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, तो सबके सब उससे दूर भागने लगे। ये बात मन ही मन उसे दीमक की तरह चाटने लगी। वो एकांत में बैठकर हर समय यही सोचता रहता और अंत में 1608 में एकांतवास में ही उसकी मौत हो गई। जॉन के जीवन पर उसकी मौत के पश्चात बहुत सारी पुस्तकें और लेख भी प्रकाशित हुए। और वीडियो के अंत में एक सवाल: क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो भी ज़रूर बताएं। जल्दी ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।